हेलो एंड वेलकम टू टाइप। आज का ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जीएस को कैसे टैकल किया जाए उसके रिगार्डिंग है। तो जीएस इस साल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आरआरबी के, चाहे वो ग्रेजुएट का हो या फिर अंडर ग्रेजुएट का हो, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबको अच्छे से एनालाइज करके एक वेटेज उनका डिराइव करके मैं आपसे ये बताने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी लेवल पे डील करना है, कैसे करना है और विद इन टाइम लिमिट हमें इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करना है ताकि स्कोर हमें 100+ आ सके हमारे। ठीक है, टोटल स्कोर हमारा टारगेट एज मच एज हम ला सकें। 120 मार्क्स का एग्जाम हमें जितना मैक्सिमाइज करना है उतना करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वेटेज क्या होता है। वो हम बाकी के लेक्चर्स में आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले वेटेज। फिर हम डिफिकल्टी लेवल को देखेंगे। टाइम एग्जाम में जो हमारे पास जितना टाइम होता है उसमें सारे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर लिया जाए उस पर फोकस रहेगा इसका। और फिर अटेम्प्ट्स कितने सही रहते हैं और क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी जनरली आफ्टर एग्जाम या आफ्टर रिजल्ट जो हमारे क्वेश्चंस इग्नोर हो जाते हैं उनको कैसे ऑफसेट किया जाए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या है। वेटेज ऐसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफिकल्टी लेवल क्या है? तो डिफिकल्टी लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस लड़के के लिए जिसने तैयारी करी है उसकी डिफिकल्टी लेवल अलग है, जिसकी तैयारी रिलेटिवली कम है उसके लिए उस पेपर की डिफिकल्टी अलग है। डिफिकल्टी लेवल हमेशा रिलेटिव होता है। तो इस पे कमेंट करना इज वेरी वेग। हमारे बोलने से किसी का कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं हो जाता। हाँ, ये हो सकता है कि पेपर सबके लिए एक सरप्राइज जैसा है कि करंट अफेयर्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो किसी को ना आ रहा हो या बहुत ही माइन्यूट एक परसेंटेज को आ रहा हो। ठीक है ना, तो वो डिफिकल्टी लेवल हमेशा सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है ये। और मोर और लेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है बट लक की वजह से उनका एग्जाम रह जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स उन्होंने दिए भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसएससी से लेकर रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स दिए होते हैं, अच्छी तैयारी होती है फिर भी चूक जाते हैं। तो उनके लिए पेपर डिफिकल्ट नहीं है, बस काम रहने की जरूरत है वहां पे। ठीक है, ताकि डिसीजन मेकिंग गलत ना हो हमारा। अब टाइम को लेके हम देखते हैं थोड़ा। टेस्ट देते हो, बिल्कुल टाइम पे हो जाता है, लेकिन रियल एग्जाम के दिन पैनिक कर जाते हो। तो नहीं, यहाँ पे पैनिक नहीं करना है आपको। आप जैसे घर पे बैठ के टेस्ट देते हो वैसे एग्जाम के टाइम पे अपना टेम्परामेंट उतना ही काम होकर के दो। कोई बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होती एग्जाम के समय में। काम रखना, अपने दिमाग को पेशेंट रखना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम सफिशिएंट होता है, मैथ्स को बहुत काम होकर के डील करो। कई बार होता है कि ना बहुत सिंपल क्वेश्चंस में लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। और बाकी क्वेश्चंस में जो सिंपल होते हैं, जो जिनका जल्दी हो सकता था समाधान, उन पे भी टाइम खराब करके आगे के क्वेश्चन को खराब कर देते हैं। तो टाइम का इशू रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड को शांत रख के क्वेश्चन को डील करना। बहुत सारी प्रैक्टिस है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम को बहुत आराम से मैनेज किया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, और टाइम किल कराने वाला सब्जेक्ट सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स है। कोई ईगो पे लेने वाली बात नहीं, नहीं हो रहा है स्किप करेंगे, सेकेंड राउंड में आएंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे उसको। ठीक है, तो टाइम को ऐसे मैनेज करना है। मैं एग्जाम के पहले भी कुछ वीडियोस लेके आऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए टाइम को लेकर के। इसलिए टाइम की कोई परेशानी नहीं है एग्जाम के लिए। अटेम्प्ट्स कितने सही रहते हैं? तो देखो, एसएससी और रेलवे। ठीक है, तो अगर हम दोनों को देखेंगे तो अटेम्प्ट्स एसएससी में हमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप कट ऑफ जानते हो 133 138 ऐसा ही कुछ आने वाला है, करीब करीब 140 के आसपास। यानी कि 60 मार्क्स का हमारे मैक्सिमम मार्क्स से 60 to 70 मार्क्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब आइडियली देखा जाए तो। बट रेलवे में देखोगे तो 20 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है मैक्सिमम मार्क्स से। ठीक है, वो स्केल भी अलग है, वो 200 का है और ये 120 का है। बट मोर और लेस आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज भी करना है और एक्यूरेट भी करना है। वहां पे आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एसएससी में एक्यूरेसी चाहिए, यहाँ पे एक्यूरेसी प्लस मैक्सिमम अटेम्प्ट भी लेना है आपको। आप क्वेश्चंस को ड्रॉप नहीं कर सकते। आप हर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दोगे तो आप तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो हर जोन से 100+ स्कोर आउट ऑफ 120 लाना आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो गया है टू मेक इट इनटू द लिस्ट। ठीक है, तो अटेम्प्ट्स को बढ़ाना भी है और एक्यूरेट अटेम्प्ट्स भी लेने हैं। अब बात करते हैं वैसे क्वेश्चन जिसे आरआरबी फाइनली इग्नोर कर देती है। उनके लिए भी हमें इंटेलिजेंट गेस चाहिए। आप अगर गेस वर्क में अच्छे हो
या आपकी मेमोरी अच्छी है, आपने कहीं से कुछ रिकॉल कर लिया, कोई भी कनेक्शंस कैसे भी, तो इग्नोर्ड क्वेश्चन। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप मैथ्स में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, आंसर आ गया, आंसर एक ऑप्शन है भी उसमें, आपने मार्क कर दिया, बाद में वो कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डरने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन रद्द होते भी हैं, कैंसिल होते भी हैं, तो सबके लिए होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पीछे नहीं लेके जाते हैं। हाँ, ऐसा है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आपने जबरदस्ती कुछ मार दिया, तो फिर ये आपके लिए सही नहीं होता है। ठीक है, जो सभी लोग मारे वो आपने भी मारा है, बस ऐसी कोशिश होनी चाहिए वहां पे। तो क्वेश्चन इग्नोर हो रहे हैं जो, उनके लिए यही सोल्यूशन है हमारा। क्योंकि आरआरबी पे या एसएससी पे आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ आंसर की बहुत कुछ लग फैक्टर आ जाता है। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को मैक्सिमम टू द मैक्सिमम कोशिश करो अटेम्प्ट करने की, और एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। ऐसा नहीं हो कि आपको आता ना हो और आप बीटिंग अराउंड द बुश करके जो भी मन आ रहा है आंसर मार दे रहे हो ऑप्शन। ये नहीं करना है, आपका इंटेलिजेंट केस होना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की वेटेज क्या है किस सब्जेक्ट का जीएस के रिगार्डिंग। तो ओके, सो ये इस साल के सारे एग्जाम्स है जो आरआरबी एनटीपीसी के हुए हैं अभी तक। CBT 1 ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल, और CBT 2 ग्रेजुएट लेवल। कितने टोटल सब्जेक्ट से? 12। हर जीएस के पेपर में 12 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। और इतने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद मेरा जो एनालिसिस आता है वो ये कहता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। करंट अफेयर्स में वेटेज, बट ये वास्ट है, क्योंकि ये करीब करीब आप आज से, मतलब जिस करंट मंथ में हो आप, उससे करीब करीब साल या 1.5 साल पीछे जा करके भी अपनी तैयारी कर सकते हो। मतलब आई वुड से 1 ईयर एंड 6 मंथ्स, इतना पीछे तक की करंट अफेयर्स को आपको कवर कर लेना है। ठीक है, बट क्वेश्चंस आएंगे, कई बार ऐसे आ जाते हैं जो अनप्रिड, आपको कहीं नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स में। तो वो तो सबके लिए, क्योंकि रिसोर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सभी के। कुछ करंट अफेयर्स इस टीचर ने कवर कराया है, तो कुछ उसने कवर कराया है। जो इसने कवर करा दिया हो सकता है इसके करंट अफेयर्स में ना हो, और जो दूसरे वाले ने कवर कराया वो पहले वाले के में ना हो। तो कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे हर एक टीचर के करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। कोई भी एक टीचर पढ़ो, किसी भी एक टीचर को फॉलो करो और उन्हीं के सारे करंट अफेयर्स को फॉलो करो। आई वुड से 1 ईयर + 6 मंथ्स, मतलब 1 ईयर तो जाना ही है आपको पीछे, उसके पीछे आप 6 महीने और जाओ, तो ये आपके लिए एडवांटेज ही होगा। ठीक है, तो हमने करंट अफेयर्स का देख लिया। अब हम जाते हैं करंट अफेयर्स के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटी। पॉलिटी कैसे करेंगे, पॉलिटी कहाँ से पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी और ये सब, यानी कि करंट अफेयर्स के बाद वाले सब्जेक्ट्स। देखो टाइम लिमिटेड है तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर से जाएंगे, सबसे पहले करंट अफेयर्स को करना है, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स पे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट लेट मी नाउ डिस्कस कि करंट अफेयर्स के बाद क्या किया जाए। देखो, साइंस का वेटेज आई वुड से 3 सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को सबसे कम पे रखते हैं, बट सबसे ज्यादा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को रखते हैं मतलब साइंस में। और जो भी वेटेज है यहाँ पे उसके हिसाब से ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा एक पाई चार्ट है जिसमें आप अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये यूजी है और ये ग्रेजुएट लेवल है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब कंट्रीब्यूशन आप देखो तो करंट अफेयर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट से लगभग लगभग सेम ही है, एकदम एग्जैक्टली बिट बाय बिट मैच कर रहा है सब। तो आपको इसी डायरेक्शन में चलना है अगले 1 महीने तक, 1 से 1.5 महीने जो भी टाइम आपके पास, इसी मेथड पे चल के आपको पूरा कवर करना है। मैं आपको भी बताने वाला हूँ किस सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करना है, उसके बाद क्या करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की तैयारी भी करेंगे। इस बार के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो साइंस का वेटेज था, उसमें भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स थे। फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे, और केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये सभी हैं, बट इससे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स पढ़ना कब होता है ये देखते हैं। करंट अफेयर्स को अपने पैसिव टाइम पे पढ़ना है। पैसिव टाइम कौन सा है? तो दिन को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक एक्टिव एक पैसिव। पैसिव में वो टाइम होता है जब हम थोड़ा सुस्त रहते हैं या सोए रहते हैं।
ठीक है, तो सोए रहते उस टाइम तो पढ़ाई कर नहीं सकते भाई। लेकिन जब हम सुस्त रहते हैं यानी कि सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद, ये कर सकते हो आप इसमें करंट अफेयर्स, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो। कई लोग दिन में भी सोते हैं, तो मैं ऐसे टाइम को आई वुड सजेस्ट कि करंट अफेयर्स को डेडिकेट करो, ताकि नींद भी आए। ऐसी बात नहीं, नींद को भी मैनेज करना है, 6 घंटे की स्लीप लेनी भी है आपको। बाकी पैसिव लर्निंग, हाँ कई लोगों के बिल्कुल भी करंट अफेयर्स कवर्ड नहीं है, उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगी पहले। और आप स्पीड करके बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। लेकिन कई लोगों जिनके करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर्ड है, आप 1.5 से 1.75 की स्पीड पे भी देख सकते हो टू रिवाइज थिंग्स। ठीक है, आपके लिए सिर्फ रिवीजन है। एक्टिव आवर्स में क्या करना है, एक्टिव आवर्स में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैंने बोला जीएस के लिए आप हमेशा क्या करोगे, करंट अफेयर्स कंटिन्यूसली हर दिन रखोगे और साथ में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब ये पहला सब्जेक्ट जो है ये अगले 4 दिन चलने वाला है, और ये अगला सब्जेक्ट क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। फिर ये जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो नेक्स्ट 4 डेज, सॉरी ये 4 डेज है, और फिर ये सेकेंड सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा और ये अगले 4 दिन कंटिन्यू होगा। फिर थर्ड सब्जेक्ट, एंड देन इट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 4 डेज। आपको इसी मेथड से पढ़ाई करनी है, और चूंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है और रिजल्ट भी चाहिए इसी ड्यूरेशन में, सो आई वुड यूज दिस वेरी स्मार्टली। ओके, अब हम देखते हैं 5 कौन से सब्जेक्ट जिनको सबसे पहले खत्म करना है। तो आप देख सकते हो करंट अफेयर्स एज आई सेड कि हर दिन पढ़ना है आपको अपने पैसिव टाइम पे। और या फिर देखो, पैसिव टाइम मेरा सजेशन है, अगर आपको और भी कोई दूसरा टाइम डेडिकेट करने में सही लग रहा है तो आप उस टाइम को यूज कर सकते हो। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, जीएस में ये जो भी मेरा एक है बताने का, या फिर जो भी स्ट्रेटेजी आप बोल लो इसे, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो पाए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आई वुड से कि हर दिन पढ़ना है आपको। इसमें मंथली कंपाइलेशन किसी भी टीचर का देख लेना। और अगर आपका ये कवर्ड है ऑलरेडी, आपने ग्रेजुएट लेवल अभी हाल फिलहाल दिया है, तो आपका तो मोर और लेस कंप्लीट ही होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, जल्दी से उनकी मैगजीन को रिवाइज कर सकते हो। जिनके भी सोर्स को फॉलो करो, टीचर को फॉलो करो, सिर्फ ज्यादा टीचर्स मत करना, एक टीचर को फॉलो करना। फिर जो हम पहले दिन से स्टार्ट करने वाले पहले 4 दिन को, वो है मेरा पॉलिटी। ठीक है, ये पॉलिटी खत्म हो जाए, आप किसी के भी लेक्चर से पीवाईक्यू की कंपाइलेशन देखो, या माइंड मैप्स देखो, या कोई बुक फॉलो करो, जहां से भी करो, 4 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाए। बस इस चीज का ध्यान रखना। अगले 4 दिन में ज्योग्राफी खत्म हो जाए। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि 4 दिन का मतलब 4 दिन में, हो सकता है 5 दिन लग जाए आपको, बट इट्स ओके। अगर कुछ रह जाता है तो आप पैरेलली कंप्लीट करना। 5वें दिन आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाना चाहिए, 5th डे आपका ये स्टार्ट होना है, और अगले 4 दिन ये चलने वाला है ज्योग्राफी। ये खत्म हो जाने के बाद अगले 4 दिन कंप्यूटर पढ़ना, कंप्यूटर के बाद इकोनॉमिक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपको मैंने बताए करंट अफेयर्स हर दिन। और ये 4 जब खत्म हो जाए, यानी कि पॉलिटी फर्स्ट 4 डेज, देन ज्योग्राफी, फिर कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, देन आई वुड से कि आप साइंस स्टार्ट करना। साइंस में पहली प्रायोरिटी आप फिजिक्स को देना, फिर केमिस्ट्री, एंड देन बायोलॉजी। बायोलॉजी में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम ये सब नहीं आता, तो ये सब कर लोगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। जो सीजीएल भी आने ही वाला है, कर लोगे तो अच्छा ही है, आपके लिए रिविजन हो जाएगा। बट देख लेना, टाइम मैनेज अगर हो पाए तो कर लेना जल्दी जल्दी से। साइंस के बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी, एंड रेस्ट सब्जेक्ट्स लाइक स्टैटिक जीके भी है। स्टैटिक जीके इसलिए भी बोल रहा हूँ मैं लास्ट में, क्योंकि ये फैक्चुअल होता है, तो आपको याद करने में, या मतलब हो सकता है एग्जाम के आसपास याद करोगे तो याद भी रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस स्टैटिक के नहीं आते हैं, बहुत ही रेयरली 1-2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे डांस वगैरह से। क्वेश्चंस नहीं आते स्टैटिक के, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स जरूर कर लेना, स्पोर्ट्स इसमें स्टैटिक में आ जाता है, स्पोर्ट्स डायमेंशन वगैरह ये सब देख लेना। और कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी देख लेना, क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ भी चल रहा है, तो हो सकता है करंट अफेयर्स में ही आ जाएगा वो तो। बट करंट अफेयर्स हर दिन करोगे, और 4-4 दिन पे ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लोगे। ये है हमारा, बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। 4 दिन अच्छे से पढ़ो, बाकी कुछ मत सोचना, कुछ और मत करना इसमें। ये एक फॉलो करो तो सिर्फ इसे ही अच्छे से पूरे हार्ट एंड माइंड से कवर करना है, इसी स्ट्रैटेजी को। ओके।
अब हम देख रहे हैं, मैं जैसा मैंने बताया पहले कि ये 3 तो हमारे प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं। फिर कंप्यूटर जीके और एंड देन आई वुड से कि पहले ही नहीं कर लेना, इनसे पहले कर लेना केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। हाँ, एज आई मेंशन कि हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइंस, तो हिस्ट्री को पहले हम रखते हैं। ठीक है ना, ये अगेन वही है, मैं जो भी जिस भी ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ आप इस तरह से कर सकते हो। आई थिंक मैंने ये हिस्ट्री का मिस कर दिया है। ठीक है, तो आप ये हिस्ट्री को भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेना कंप्यूटर से पहले। ठीक है, नॉट मोर देन 4 days, 4 days, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड देन कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स एंड साइंस है। ओके ओके, तो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो मॉक होता है। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप पूछोगे मॉक कैसे देना है, कब देना है, तो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। मॉक कौन सा देना है डज नॉट मैटर, आप कोई सा भी मॉक उठा के बस देते जाओ। आज आई वुड से अगर आपसे नहीं होता है, ऑल्टरनेट डेज पे दो, और हर दिन नहीं हो पा रहा तो ऑल्टरनेट पे दो। एटलीस्ट 1 से 2 वीक के अंदर अंदर ट्रांजिशन कर लेना, हर दिन एक टेस्ट देना है मिनिमम। मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है स्पीड को बढ़ाने में और एग्जाम का प्रेशर को अब्जॉर्व करने में। एग्जाम के दिन का जो प्रेशर होता है और जो बायोमेट्रिक्स के आते हैं लोग परेशान करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग माहौल में दोगे तो कोई इशू नहीं है, बहुत ही मतलब आइसोलेटेड कंडीशन में मत देना। घर पे दे रहे हो तो थोड़ा दरवाजा वगैरह खोल सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं बस। अच्छा, कौन सा मॉक तो इम्पोर्टेंट नहीं, कोई सा भी दो, किसी का भी दो, डज नॉट मैटर, बट हर दिन तो पेन चलना चाहिए। माइंडफुल होकर के जो मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो मेंटली कर लो उन क्वेश्चंस को, टाइम वेस्ट मत करो पेन उठा करके। ठीक है, मॉक टेस्ट की ये स्ट्रेटेजी होती है। व्हेन टू गिव द टेस्ट, जिस टाइम पे एग्जाम होगा 9 बजे के बाद, सुबह के 9 बजे के बाद आप कभी भी दे देना, 12 बजे से पहले तक। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को उस समय फंक्शनल रहना है। ठीक है, इसलिए टाइमिंग भी मैटर करता है। अब कई बार होता है कि 90 मिनट का टेस्ट है, तो उठ करके लोग आफ्टर द टेस्ट इधर उधर घूमने चले जाते हैं या फिर रिलैक्स करने लगते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर आपका टेस्ट अभी खत्म हुआ, आप बैठे रहो और उसे एनालाइज करने के बाद ही उठने वाले हो आप चेयर से। एनालाइज भी कैसे करते हैं, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेक एनी नोट्स। जस्ट आपको लग रहा है कि कुछ नया सीखा तो आप अपनी बुक में कहीं पे मेंशन कर लो, अलग से कहीं मत लिखना उसे, किसी कॉपी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। एनालाइज करने का मतलब है अपने वीकनेस को पहचानो। जो क्वेश्चन सही भी होते हैं, कई बार हमारे से कुछ क्वेश्चन सही होते हैं लेकिन तुक्के से होते हैं, तो उनको उन सारे क्वेश्चन को भी रिविजिट करना। क्योंकि तुक्के से एग्जाम अगर हो रहा है तो फिर पता है ना, लकी है वो। ठीक है, लाइक लास्ट ईयर का सीजीएल कंप्यूटर तुक्के वाला था। तो ऐसे ही आपको अगर कुछ फैक्ट पता है तो वो आपको ऐड ऑन करेगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। ठीक है, तो एनालाइज कैसे करना है ये हमने देखा। एनालाइज में मैथ्स, रीजनिंग और सब जो भी आपसे नहीं हो रहा है, आप एक बार वापस से रीअटेम्प्ट मोड में ही करना उसे अटेम्प्ट। ठीक है, और फिर भी ना हो तो जाके सोल्यूशन देखना। आई वुड से कि जितना अपना ब्रेन स्टॉर्म करोगे उतना आपकी एबिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई गिव टेस्ट, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया। अभी फॉर द टाइम बिंग आप चाहो तो ऑल्टरनेट डेज पे दे सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करो जितनी जल्दी डेली बेसिस पे शिफ्ट कर जाओ। तो डेली आपको मिनिमम एक टेस्ट तो देना ही है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, तो इसमें फुल एंड अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। ठीक है, ये मॉक टेस्ट का हो गया। और फिर हम देखने वाले हैं कुछ टिप्स को भी। हमारे मेरी तरफ से कुछ टेक्निक्स है जो मेरे लिए करता है काम, सबके लिए आई वुड से कि आपके लिए भी करेगा अगर डेडिकेशन से करोगे तो। एक क्वेश्चन था कमेंट में कि 10-15 दिन के बाद सारे फैक्ट्स डिसअपियर हो जाते हैं जीएस के रिवाइज करने के बाद। सो ये आपके साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। ये लैक्स एंड करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, सभी पढ़ते हैं और सभी भूलते हैं। लेकिन आप जरा ये सोचो कि आर्टिकल 21 आप कभी नहीं भूलते होगे, आर्टिकल 343 एक बार को भूल भी जाओ। ठीक है, आर्टिकल आई वुड से 371 में ABCD है वो भूल सकते हो आप, क्योंकि वो हम फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं करते। लेकिन जो आर्टिकल आपके हर दिन सामने आ रहा है पॉलिटी का, या ऑलमोस्ट हर 3-4 वीक पे आ जा रहा है, उसे आप नहीं भूलने वाले हो। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप उन चीज़ों को बहुत ही फ्रीक्वेंटली करो। अगर आप 10 दिन में या 15 दिन में भूल रहे तो 15 दिन का साइकिल मेंटेन करो उस चीज़ के लिए। और इम्पोर्टेंट क्या है, टारगेटेड स्टडी।
जिन चीज़ों को आप भूल रहे हो सिर्फ उनको पढ़ाई, उनको कवर करो, उनके सामने मार्क करो। जैसे मान लो 5 आर्टिकल है, मैं 5 आर्टिकल में 2 ही आर्टिकल भूल जाता हूँ, तो उन 2 के सामने मैंने डॉट लगा दिया या स्टार मार्क डाल दिया। अब मैं जब दोबारा रिवाइज करने आऊँगा तो पूरे क्वालिटी को ना पढ़ के इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ूंगा या इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ूंगा जिनको मैं बार-बार भूल रहा हूँ। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइम इन्वेस्ट जो होता है या टाइम वेस्ट जो होता है आपका, रिडंडेंट हो जाना जिसको बोलते हैं कि ऑलरेडी आपको याद है फिर भी आप उसको पढ़ रहे हो, ये आपका टाइम वेस्ट करता है। तो आपको टारगेटेड स्टडी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ऐसे मार्क कर दो और तब पढ़ाई करो, ठीक है? तो आप डिसअपियर होने से बचा सकते हो उन चीज़ को। मेरा तो यही मतलब एक्सपीरियंस रहा है। और अब इतना सब कुछ है पढ़ने को, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, 4-4 दिन में कैसे कवर करना है? तो इसके लिए अपनी जो सिटिंग ड्यूरेशन होता है आपका, उसे बढ़ाना होगा। आप आज अगर 2 घंटा बैठ रहे हो तो आपको उसको 4 या 5 या 6 तक भी लेके जाना पड़ सकता है। ठीक है? सिटिंग ड्यूरेशन अपना बढ़ाओ। सिटिंग ड्यूरेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पोमोडोरो। पोमोडोरो को फॉलो करो। पोमोडोरो क्या है? तो पोमोडोरो ये है कि 30 मिनट पढ़ाई करो, अगले 5 मिनट ब्रेक लो, फिर अगला 30 मिनट जो है पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ये कंटिन्यूस करो। 5 मिनट में स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए आपका। ये नहीं होना चाहिए कि आप फोन लेकर के या फिर किसी सोशल मीडिया पे आप चले गए तो 5 मिनट का 50 मिनट का बच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बैठो, 5 मिनट बिना फोन को यूज किए, अगला 5 मिनट किसी से बात कर लो, किसी के पानी पी लो, घूम लो, फिर लो, जो भी है। 5 मिनट स्क्रीन अवॉइड करना, फिर अगला 30 मिनट पढ़ाई करना, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना, है ना? ये ऑल्टरनेट बेसिस पे करते जाओगे। तो ऐसे करते करते आपका सेटिंग ड्यूरेशन बढ़ेगा। पोमोडोरो इज वेरी हेल्पफुल, मेरे लिए काम किया था। ठीक है? तो अब हम मैनेज कैसे करें अपने टाइम को? मैनेज करना है 24 घंटे में 6 घंटे का, 6 घंटे की नींद चाहिए, 6 आवर स्लीप। बाकी टाइम को मैनेज करना है आपके ऊपर, कैसे मैनेज करते हो? आपकी खुद की एक रूटीन या साइकिल होगा, कुछ टाइम टेबल जो भी है, आप उसको फॉलो करो। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो और ये सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो तो करना। मेरे तरीके से आई वुड से कि सबसे पहले तो आप पैसिव और एक्टिव में डिवाइड करो अपने पूरे दिन को। पैसिव में आप ऐसी चीज़ों को करो जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो, जैसे आपको जिस चीज़ में रिस्पॉन्स कम देना हो। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, तो वो आप एक्टिव टाइम पे करोगे। रीजनिंग आप एक्टिव टाइम पे करोगे, प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट आप एक्टिव टाइम पे करोगे। लेकिन अगर सिर्फ कंज्यूम करना है कंटेंट को, वो पैसिव टाइम पे करना, यानी कि रिवाइज कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, ये सब चीज आप पैसिव टाइम पे करना। पैसिव और एक्टिव मैंने बताया। हाँ, मैंने कैसे डिवाइड किया पैसिव और एक्टिव को, आप ऊपर मैंने बताया था, ये आप देख सकते हो दोबारा। तो विद दैट आई वुड कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करना, रिस्पॉन्ड करना, मैं उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।